हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। लास्ट वीडियो में हमने शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं कंपनी के, वो ऑब्वियसली नेम से ही थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कुछ प्रेफरेंस मिलता होगा इनको डेफिनेटली। ओके, सो जैसे कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स थे वो जनरल शेयर्स थे, तो प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं वो स्पेशल शेयर्स होते हैं। ये शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जिन पर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस प्रोवाइडेड होते हैं। एंड जैसा कि इनका जो डिविडेंड रहता है, डिविडेंड का रेट जनरली फिक्स होता है, किस रेट से इनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा ये चीज़ ऑलरेडी फिक्स होता है और कंपनी के आर्टिकल्स में नोटेड रहता है, डिफाइंड रहता है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को उनके कैपिटल रिटर्न करने में प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो शेयर्स हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स, इनमें इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों की क्वालिटी इंक्लूडेड रहती है। ओके, तो ये था मीनिंग। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश पत्रों की विशेषताएं। फर्स्ट थिंग, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता कि इनका रिडम्पशन कब किया जाएगा। ठीक है, कंपनी इन्हें रीपे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। बट प्रेफरेंशियल शेयर्स में एक टाइप होता है शोध्य पूर्वाधिकार अंश यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो शेयर्स होते हैं इनकी मैच्योरिटी पर इन्हें रीपे करना ज़रूरी होता है, यानी इनका जो कैपिटल, इनके थ्रू जो कलेक्टेड कैपिटल है वो इनकी मैच्योरिटी डेट पे रिटर्न करनी पड़ती है। दिस मैच्योरिटी डेट में बी आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years और आफ्टर 10 years, डिपेंड्स ऑन कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद आय पर पूर्वाधिकार, प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी के सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनके पेमेंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है प्रॉफिट में से, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उस डिविजिबल प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है डिविडेंड देने के लिए। देन संपत्तियों पर पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंशियल राइट ऑन एसेट्स। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को एसेट्स के डिवीज़न पे भी प्रेफरेंस प्रोवाइडेड रहता है। देन नेक्स्ट है मत देने का अधिकार, वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। उन्हें वो वोट देने का राइट होता है जो कि उनसे रिलेटेड है। ओके, यानी ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे मैटर्स जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं मैटर्स पर वो राइट, उन्हें वोटिंग राइट मिलता है, वोट दे सकते हैं। ओके, तो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। नेक्स्ट थिंग, पूर्वाधिकार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। फर्स्ट टाइप है शोध्य पूर्वाधिकार अंश या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इन्हें एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रीपेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जब इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जाता है, इवन एट दैट टाइम ही ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनका रिडम्पशन या रीपेमेंट किस टाइम पे किया जाएगा। नेक्स्ट होते हैं अशोध्य पूर्वाधिकार अंश यानी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दिस काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट रीपेबल इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी इन शेयर्स को
कंपनी के लाइफ टाइम तक रीपे करने का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं होती। इस टाइप के शेयर्स जो हैं ये कंपनी के परमानेंट कैपिटल को रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं। ओके, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद संचयी पूर्वाधिकार अंश यानी एक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दिस शेयर्स आर ऑफ विच टाइप दैट इसका जो अनपेड अमाउंट होता है डिविडेंड का वो एक्यूमुलेट होता है। यानी मान लो किसी साल किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर कंपनी डिविडेंड का अमाउंट पे करने में अनेबल रहती है तो इन दैट केस वो जो डिविडेंड का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में पे किया जाता है। यानी जो अनपेड डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, संचय होते जाते हैं और उनका भुगतान जो है, पेमेंट जो है वो आने वाले ईयर्स में कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद असंचयी पूर्वाधिकार अंश यानी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो शेयर्स होते हैं जिन पे डिविडेंड का एरियर जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है। यानी अगर किसी टाइम किसी ईयर कंपनी डिविडेंड पे करने की पोजीशन में नहीं है तो कंपनी जो है, कंपनी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो नेक्स्ट ईयर में वो वाला डिविडेंड भी पे करे। ठीक है, तो कंपनी को बकाया या ड्यू डिविडेंड पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी पे नहीं रहती है इस टाइप के प्रेफरेंशियल शेयर्स के कंडीशन में। नेक्स्ट है इसके बाद परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इस टाइप के शेयर्स के जो होल्डर्स हैं वो अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन बिटवीन एनी स्पेसिफिक ड्यूरेशन या आफ्टर अ फिक्स पीरियड। ओके, यानी अगर वो चाहे तो उनको ये राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। दिस काइंड ऑफ शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यानी इन शेयर्स को पूर्वाधिकारी अंशधारी समता अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है भागग्राही पूर्वाधिकार अंश या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इस टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, मान लो किसी ईयर में प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हुआ है, कंपनी को सुपर प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होने की कंडीशन में भागग्राही पूर्वाधिकार अंश यानी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड के अलावा एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अभागग्राही पूर्वाधिकार अंश यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। These shareholders are not entitled to participate in getting shares in the surplus profit। यानी इस टाइप के जो शेयर होल्डर्स होते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने की कंडीशन में सरप्लस प्रॉफिट इन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यानी इनका जो फिक्स डिविडेंड है वही इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इज़ प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश यानी गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। गारंटीड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं इनको एक फिक्स डिविडेंड का पेमेंट करने की गारंटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, यानी इन्हें गारंटी दी जाती है एक फिक्स परसेंट डिविडेंड जो है इन्हें हर साल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इवन after if company is not earning sufficient profit but still company will provide that guaranteed dividend to the shareholders। नेक्स्ट है अप्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश यानी नॉन गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो शेयर होल्डर्स हैं इन्हें किसी टाइप की कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो डिविडेंड प्रोवाइड होगा,
इफ़ नॉट देन नहीं प्रोवाइड होगा। ओके, तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों के गुण या लाभ। We can define advantages or merits of preference shares in two category. First one, कंपनी की दृष्टि से, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, एंड अंशधारियों की दृष्टि से इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ कंपनी की दृष्टि से इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना क्यों बेनिफिशियल है, सो पॉइंट वाइज देखते जाते हैं हम। फर्स्ट थिंग, वाइड स्कोप यानी व्यापक क्षेत्र। कंपनी को कैपिटल रेज करने के लिए, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए एक वाइड स्कोप मिल जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, ताकि वो अपनी जो कैपिटल है उसको बढ़ा सकें, रेज कर सकें। लिमिटेड वोट्स यानी सीमित मताधिकार। ऐसे शेयर होल्डर्स जो हैं इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होते, यानी हर मामले में वो वोट नहीं डाल सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। सो डेफिनेटली कंपनी के लिए ये बेनिफिशियल होता है, ठीक है, बिकॉज कंपनी के जो नॉर्मल ऑपरेशंस है उसमें इनका पार्टिसिपेशन या इनका इन्वॉल्वेंस नहीं होता, एंड ऑब्वियसली जितने कम लोग इन्वॉल्व होंगे कंपनी का ऑपरेशन उतना ही स्मूथली रन होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रभार नहीं होना या नो चार्ज ऑन एसेट्स, जस्ट लाइक, ठीक है। तो ऐसे में कंपनी की जो एसेट्स हैं वो इजीली कंपनी के यूज़ में ही आएंगी, यानी कंपनी उन एसेट्स को मॉर्गेज पे रख के या सिक्योरिटी के तौर पे रखकर और लोन ले सकती है इजीली। नेक्स्ट इसके बाद पूंजी वापसी या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू कलेक्टेड कैपिटल को कंपनी अपने लाइफ टाइम तक रीपे ना करे तो भी चलता है, बट ओनली वन टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, सिर्फ उसी के केस में कंपनी को ये मनी जो है लाइफ टाइम में बीच में ही यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ड्यूरेशन या मैच्योरिटी डेट पर इन्हें रीपे करना पड़ता है। अदरवाइज अदर जो भी प्रेफरेंशियल शेयर के टाइप्स हैं, किसी भी टाइप में कंपनी को अपने लाइफ टाइम तक इसे रीपे करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कम बंधन यानी लेस ऑब्लिगेशन। प्रेफरेंशियल शेयर्स पर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो बहुत नॉर्मल होते हैं, एंड जनरली डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है उसी के लेवल में होते हैं, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन भी कम रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद अधिक लाभ यानी मोर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो है ये फिक्स होता है, ऐसे में जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मोर डिविडेंड प्रोवाइड कर पाती हैं, ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड कर पाती हैं, बिकॉज प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का डिविडेंड तो फिक्स रेट रहता है, उतना ही देना है चाहे कम हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो रिमेनिंग बचता है। तो ये कंपनी के अकॉर्डिंग मेरिट्स और एडवांटेजेस। नाउ अंशधारियों की दृष्टि से या इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें उन्हें क्या प्रॉफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है। सो फर्स्ट पॉइंट, निश्चित लाभांश यानी फिक्स डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है वो जनरली फिक्स वे में प्रोवाइड किया जाता है, रेगुलर प्रोवाइड किया जाता है। इफ़ कंपनी इज़ अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट देन डिविडेंड जो है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा, आफ्टर दैट रिमेनिंग प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा, ओके। बट इफ़ प्रॉफिट इज़ नॉट सफिशिएंट देन डिविडेंड जो है वो पार्टली पे किया जाएगा, ओके। क्यूमुलेटिव
प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उन पे डिविडेंड हो सकता है नहीं भी पे किया जाए, बिकॉज वो जो अनपेड अमाउंट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर या आने वाले ईयर्स में उसे पे किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग है इसके बाद उचित विनियोग यानी सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो कि रेगुलर बेसिस पे एंड फिक्स इनकम प्रेफर करते हैं, उनके केस में प्रेफरेंस शेयर्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सूटेबल सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है मंदी काल में लाभांश यानी डिविडेंड्स इन डिप्रेशन। जब डिप्रेशन पीरियड चलता है तो ऐसे में प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो जाता है कंपनीज़ का, उस कंडीशन में भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है वो अमाउंट रिसीव होता रहता है। ठीक है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड अगर नहीं भी दिया तो चलेगा, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस कंडीशन में उन्हें उनका डिविडेंड मिल सकता है। नेक्स्ट, पूंजी की प्राप्ति यानी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और इफ़ एनी कंपनी इज़ वाइंडिंग अप, इन दैट केस भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है उनके कैपिटल वापस मिलने का। ठीक है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो इवन वो भी नहीं मिलता, क्योंकि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका प्रोवाइड किया जाता है अमाउंट, आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। ओके, तो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समतांश तथा पूर्वाधिकार अंश में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर का फर्स्ट पॉइंट, लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती, चेंज होता रहता है इनका डिविडेंड, जबकि रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, बिकॉज सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर्स को उनके इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, आफ्टर दैट जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है फिक्स रेट से, आफ्टर दैट अगर रिमेनिंग बचता है प्रॉफिट तो फिर वो प्रोवाइड किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। देन नेक्स्ट है लाभांश की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड पर ईयर देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड डिपेंड्स ऑन डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कितना देते हैं या नहीं देते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं इसमें डिविडेंड मोस्टली सर्टेन रहता है। ठीक है, यानी अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है और सारे मतलब पेमेंट हो जाने के बाद भी सफिशिएंट प्रॉफिट अगर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दिया ही जाता है प्रेफरेंस के साथ। द नेक्स्ट थिंग, पूंजी की प्राप्ति यानी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको कंपनी के वाइंड अप के कंडीशन में सबसे लास्ट में रिमेनिंग बची हुई जो अमाउंट होती है वो मिलती है। ठीक है, एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले उनकी कैपिटल मिल जाती है। नाम से ही क्लियर होना चाहिए, पूर्वाधिकार अंश है, यानी इन्हें प्रेफरेंस प्रोवाइडेड है हर चीज़ में, डिविडेंड में प्रेफरेंस, देन कैपिटल के रीपेमेंट में प्रेफरेंस, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस उनको मिलता है एंड आफ्टर दैट बचा हुआ अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। नेक्स्ट है शोधन यानी रिडम्पशन। इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं होता है, यानी ये जो कैपिटल है ये कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल होती है फुल्ली, जबकि अगर प्रेफरेंस शेयर की हम बात करें तो
इनका रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद वोटिंग राइट्स यानी मताधिकार। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के सारे मामलों में, सारे मैटर्स में जनरली वोट करने का राइट रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओनली उन्हीं मैटर्स में वोट डालने का राइट रहता है जो कि उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद इन्वेस्टर्स यानी विनियोक्ता। इक्विटी शेयर्स में जनरली वो लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं जिनका जो आउटलुक है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग रहता है। जो हाई रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स तो वो इन्वेस्टर्स जो कि रेगुलर इनकम चाहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स में मनी इन्वेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट रिस्क यानी जोखिम। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो हाई रिस्क बियर करते हैं एंड ऑब्वियसली हाई रिस्क बियर कर रहे हैं बिकॉज उन्हें डिविडेंड भी सबसे लास्ट में मिलना है एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कैपिटल भी सबसे लास्ट में ही मिलना है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं एज़ कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स इनमें रिस्क जो है वो कम होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे सारे डिफरेंसेस। ओनर्स फंड का नेक्स्ट जो टाइप है रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट या संचित आय या लाभ, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड ना करते हुए सेफ रखा जाता है, ऐसे सेफ रखे हुए इनकम को ही संचित आय या लाभ या रिटेन्ड अर्निंग और रिटेन्ड प्रॉफिट बोला जाता है। जनरली ये जनरल रिजर्व के फॉर्म में होता है एंड भविष्य में यानी फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज़ या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है उनकी पूर्ति के लिए, उनसे ओवरकम होने के लिए इसे अलग से रखा जाता है। ये एक टाइप से इंटरनल फंड मैनेजमेंट है। तो अगर इसी अमाउंट को हम वापस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे ही लाभ का पुनर्विनियोजन या री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। इवन इसे स्ववित्त व्यवस्था यानी सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। इस टाइप का जो प्रॉफिट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है। अगर इस प्रॉफिट को अलग से सेव करके ना रखा जाए तो डेफिनेटली ये शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट है ये ओनर्स फंड का एक बहुत अच्छा सोर्स है एंड इसके थ्रू कंपनी में री इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है प्रॉफिट का। ओके। अब बात करते हैं हम इनके मेरिट्स की यानी एडवांटेजेस की। तो रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के प्रॉफिट के री इन्वेस्टमेंट से कंपनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बिजनेस इकोनॉमिक वे में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है यानी आत्मनिर्भर बन जाता है। किसी और से मनी लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर इंटरनल फंड जो है या जनरल रिजर्व या जो रिटेन्ड अर्निंग है वो अगर स्ट्रॉन्ग है आपके पास तो आपको आउटसाइडर्स से लोन वगैरह लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी एंड ऑब्वियसली गुडविल भी बढ़ेगी। ठीक है। तो इस टाइप की जो इनकम है उससे बिना सिक्योरिटी के ही फाइनेंस का मैनेजमेंट हो जाता है इजीली। इवन आपको फाइनेंस का ये जो सोर्स है इस पे इंटरेस्ट पे करने की भी ज़रूरत नहीं होगी डेफिनेटली। ठीक है। ऐसी कंपनीज जहाँ इंटरनल फंडिंग होती है, सेल्फ फाइनेंसिंग स्ट्रॉन्ग वे में होती है, वहाँ पे शेयर्स के प्राइजेस में भी इंक्रीमेंट होता है बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी मानी जाएगी ऐसी कंपनी की। देन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस पर पूरा कंट्रोल कंपनी का ही रहेगा। अगर आप एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करोगे कैपिटल को रेज करने के लिए तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स भी बढ़ जाएंगे
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स बनेंगे उतना ही उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन या इंटरफियरेंस भी बढ़ेगा, जो कि डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. सो थ्रू इंटरनल फाइनेंसिंग या रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू मैनेजमेंट सिस्टम भी पूरी तरीके से कंपनी के ही कंट्रोल में रहता है. अब ये तो इसके फ़ायदे हो गए, कुछ लॉसेस भी हैं डेफिनेटली. ये जो फंड होते हैं या जनरल रिजर्व्स होते हैं, जनरली इनके मिसयूज़ के चांसेस बने रहते हैं. ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन अगर हुआ तो डेफिनेटली फंड का मिसयूज़ होना या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रेज हो सकते हैं. ठीक है. देन इकोनॉमिक पावर्स का सेंट्रलाइज होने की प्रॉब्लम हो सकती है. एंड फंड्स का अगर मिसयूज़ होगा तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स जो हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका भी विश्वास, गुडविल जो है कंपनी की वो भी रिड्यूस होगी. ओके. तो ये तो था रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट. सो होप सो आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे. थैंक यू.